हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। आप देख रहे हैं सितंबर 1 की करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। वी विल स्टार्ट विद टुडेज करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का जो सेशन है ये काफ़ी थोड़ा हैवी होने वाला है क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से काफ़ी टर्म्स आएंगे और उसके अलावा जो पैंगोंग लद्दाख में जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में है। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे कि जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जीडीपी से रिलेटेड आंकड़े हो, चाहे लद्दाख का जो डिस्प्यूट हो, बहुत ही सिंपल तरीके से वी विल ट्राई टू पुट इन टू वर्ड्स। और जो हमारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे बाकी भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिले। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है न्यूज़ आज की? पहली न्यूज़ है वी विल टेक अप विथ पैंगोंग। लद्दाख में न्यूज़ ये है, वहाँ पे जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने फ्रेश ट्राई किया था स्टेटस को चेंज करने के लिए। कहाँ पे? पैंगोंग। पैंगोंग क्या है? पैंगोंग लद्दाख में एक लेक है। कौन सी लेक है? अगर आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो वहाँ पे जो लेक दिखाया गया है इज़ द सेम लेक। कैसे इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि जो पैंगोंग है इट्स द जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो पैंगोंग लेक के बीचों बीच पास करती है। उसका ऑलमोस्ट 2/3 एरिया चाइनीज़ के पास है और 1/3 एरिया इंडिया के पास है। डिटेल और हम जानेंगे कितना किलोमीटर किसके पास है, बट वहाँ पे इंडियन आर्मी ने उस अटेम्प्ट को फेल कर दिया है एंड अभी वहाँ पे और भी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। आने वाले दिनों में और डेवलपमेंट हम वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू जीडीपी। जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जीडीपी 24% डिक्रीज हो गई है पहले क्वार्टर में। क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल मई जून के जो 3 महीने हैं उसमें 23.9% डिक्रीज की है जीडीपी। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो एनुअल जीडीपी है पूरे साल की, वो भी 5 से 7% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ना अब इन दोनों ही न्यूज़ को, जो दो बड़ी न्यूज़ है, दोनों को समझते हैं। आइए इसको मैं आपको समझाता हूँ। और इसके लिए मैंने यूज़ किया है इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स है, जो न्यूज़ हैं, उनको भी मैंने लिया है। मैंने एक वीडियो बनाया था, व्हाट ऑल स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज विच यू हैव टू रेफर फॉर UPSC एग्ज़ाम। तो मैंने ये बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस भी आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं, तो उसको भी रेफ़र करने की आपको बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है ना। मैं आपको पहले पैंगोंग वाला क्लियर कर दूँ। पैंगोंग मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था, वो उसको इंडियन आर्मी ने फेल कर दिया ना। क्या है पैंगोंग? जो आप ये देख सकते हैं इसमें, दिस इज़ द पैंगोंग जो लेक है, वो लेक है ये पूरी। और इसमें ये जो लेक है ये 135 किलोमीटर लॉन्ग है और इसमें कई सारे माउंटेन रेंजेस भी है इसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो LAC है इसका 45 किलोमीटर एरिया इंडिया के कंट्रोल में है और बाकी जो एरियाज हैं वो चाइना के कंट्रोल में है। LAC एकदम बीचों बीच आप ये देख रहे होंगे लेक, इसके आई मीन नॉर्थ टू साउथ रन करती है 45 किलोमीटर जो इंडिया का एरिया है वहाँ से। और उसके बाद में यहाँ पे जो मई में और गलवान वैल्यूज़ के जो डिस्प्यूट हुए थे, इसी के आसपास ये डिस्प्यूट हुए थे। यहीं पे फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 की रिज लाइन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। पहले फिंगर 8 तक दोनों ही कंट्रीज थी, इंडिया एंड चाइना, वो दोनों ही पेट्रोलिंग करती थी कि कब्जे में किसी के नहीं था। लेकिन क्या वहाँ पे चेंज किया है स्टेटस को? वहाँ पे ये चेंज किया है कि 8 किलोमीटर का एरिया फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में। फिंगर 4 से फिंगर 8 क्या है? ये माउंटेन एरिया है, वो पहाड़ के रूप में दर्शाया गया हुआ है, पहाड़ है वहाँ पे। सो फिंगर 1 2 3 4 अप टू 8 उसके बोलते हैं। तो वहाँ पे 8 किलोमीटर का एरिया जो फिंगर 4 या फिंगर 8 के बीच में था, उसको चाइनीज़ आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। 8 किलोमीटर का एरिया, उसको लेके डिस्प्यूट है। उसके अलावा ये है कि इस मैप में आप अगर देखें, सो ये जो यहाँ पे चुशुल एरिया भी है और चुशुल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरा एरिया जहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में जहाँ डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं। और खबर ये है कि बहुत ज़्यादा आर्मी डिप्लॉयमेंट दोनों की तरफ से, इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से हो रखा है। एंड देन क्या इसमें अपडेट होता है, वी विल सी। नाउ लेट्स सी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे। इकोनॉमी में ये है कि जीडीपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट की है।
और व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबका कॉस्ट टोटल जो होता है वो मिला के जीडीपी निकाली जाती है। अलग अलग मेथडोलॉजी है, बट मोर और लेस ये समझ लीजिए कि जितने भी चीज़ों प्रोड्यूस किए गए उन सबका जो वैल्यू है वो सब मिला के जीडीपी है ना। वो डिक्लाइन हुई है। कारण क्या है इसका? कोरोना है। कोरोना में खर्चा हुआ नहीं है, लोगों को सैलरी मिली नहीं है, लोगों ने स्पेंड नहीं किया, तो जीडीपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट की है। क्या क्या आंकड़े देखते हैं? आंकड़े ये हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है इस क्वार्टर में, अप्रैल से जून के क्वार्टर में 3%, वो तो बेहतर उसने ग्रो किया। एग्रीकल्चर ने अच्छा किया, 3% के रेट से वो उसमें ग्रोथ हुई है। क्यों ग्रोथ हुई है? क्योंकि जो अप्रैल से जून का जो टाइम होता है वो रबी की फसल का होता है, और जो रबी की फसल जो हुई थी और उसका जो प्रोडक्शन हुआ, उसका जो वैल्यू हुआ, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग ने उसकी तर्ज पे अच्छा कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अप्रैल से जून में लॉकडाउन था पूरा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल ख़राब है, 39% डाउन गया है। साथियों, ये बहुत थोड़ा सा ये हैवी होगा ये इकोनॉमिक्स, लेकिन आप अगर इसको समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो इसीलिए थोड़ा बने रहिए। आई नो थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफिकल्ट टर्म्स हैं, बट एक बार आपको सिर्फ समझना है। सो एक बार मैं आपको समझा दूंगा 5 मिनट में, तो आप आगे के लिए आपको आसान हो जाएगा ये इकोनॉमिक्स को समझना। आई नो इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ जाता है, बट आप बने रहिए। बिल्कुल भी आप इकोनॉमिक्स के शब्दों से घबराइए मत, जीडीपी और इन चीज़ों से मत घबराइए। सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो घर बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन है। वो भी काम लॉकडाउन था तो वो बंद रहा, तो उसमें 50% की गिरावट है। उसके अलावा होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब भी बंद था, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, होटल्स बंद थे, तो उसमें 47% की गिरावट थी। बाकी डिफेंस और अदर सर्विसेज उसमें 10% की गिरावट है। सो ओवरऑल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 23.9% की गिरावट आई है। मैंने आपके लिए और भी आंकड़े रखे हैं। और क्या आंकड़े हैं इसमें? यह है कि और भी जो इंडिकेटर है वो भी इंडिकेटर मैंने रखे हैं जो इकोनॉमिक्स को दर्शाते हैं। इसमें क्या है? जो कोल का प्रोडक्शन है वो 15% गिरा, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 6% गिरा है, सीमेंट का जो प्रोडक्शन है, चूंकि मकान बने नहीं है, बिल्डिंग्स बने नहीं है, तो 38% सीमेंट का प्रोडक्शन वो घटा है। स्टील का कंजम्पशन घटा है 50% से ज़्यादा। टेलीफोन सब्सक्राइबर घटे हैं। गाड़ियाँ जो बिकनी थी वो 84%। देखिए, जब गाड़ी बिल्कुल चली नहीं, लोग घरों में रहे, तो 85% कमी आई है जो गाड़ियाँ कमर्शियल व्हीकल बिकने में। उसी तरीके से हर चीज़ में कमी है। रेलवे में भी अप्रैल से जून के महीने में जो माल भाड़ा था, मालगाड़ी में, उसमें अराउंड 26% की कमी आई है। पैसेंजर में तो 99.5%, क्योंकि ट्रेन बंद थी बिल्कुल, तो 99% की गिरावट आ गई है। बैंक डिपॉजिट बढ़ा है, एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट, लोगों ने पैसा जमा किया है बैंक में, और बैंक क्रेडिट भी बढ़ा है, लोगों ने लिया भी है। LIC प्रीमियम घटा है, मतलब लोगों ने इंश्योरेंस जो पेमेंट थे नॉन लिंक्ड वो घटे हैं, और लिंक जो पेमेंट है 20% उसमें बढ़ा है। उसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वो सभी घटे हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है। सो ये मोटा मोटी इकोनॉमिक्स का आंकड़ा है, और ये सभी एक कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। ये कोई अगर आप देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ इकोनॉमिक्स क्या है। कुछ इकोनॉमिक्स तो कॉमन सेंस भी है, क्योंकि जो डे टू डे आप घरों में खर्चा करते हैं, जब घर चलाते हैं, घर में चीज़ें खरीदते हैं, तो कॉमन सेंस से भी आप ये प्रेडिक्ट या अनुमान लगा सकते हैं कि इकोनॉमी इस बार खराब करने वाली थी, क्योंकि खर्चा ही नहीं हुआ, लोग निकले ही नहीं, कोई भी, सारी चीज़ें बंद रही, तो खर्चा कहीं हुआ ही नहीं। जब खर्चा हुआ ही नहीं तो इकोनॉमी तो ऑब्वियसली, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी ये है कि भाई आप काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, फिर आप खर्चा कर रहे हो, तो उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जितनी अलग अलग चीज़ों पे खर्चा करोगे उतने उतने बिजनेसेस चलते रहेंगे। सो बेसिकली एक कॉमन सेंस से भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप इकोनॉमी खराब करेगी, और वही चीज़ हुआ ना। और क्या आंकड़े हैं? आंकड़े ये है कोर इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर इंडस्ट्रीज है जिनके आंकड़े देखे जाते हैं, जिनका कि 40% वेट है। उसमें कोल में कमी आई है, कोल जो इंडस्ट्री उसने खराब किया है। क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, नेचुरल गैस इंडस्ट्री, रिफाइनरी प्रोडक्ट उन्होंने खराब किया है। फर्टिलाइजर में इंक्रीज हुआ है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने 3% 4% ग्रोथ देखने को मिली है फर्टिलाइजर में, इसलिए क्योंकि इस पीरियड में जो खेती है, जो कृषि है, उसमें ग्रोथ रही है। उसी तरीके से स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सभी ने कम देखने को मिला है। नाउ अब क्या है? अब ये इंडियन जो एक्सप्रेस है उसका एक आंकड़ा है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि जीडीपी में 4 इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से ये अफेक्ट किया है। पहला ये कि जो कंजम्पशन डिमांड,
मतलब जो कंजम्पशन है वो उसमें कमी आई है। कंजम्पशन क्या होता है कि जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, तो हम लोग जितने भी लोग थे सभी लॉकडाउन में घरों में रहे, तो उन्होंने किसी चीज़ को कंज्यूम किया ही नहीं, तो उसमें डिमांड में कमी आई। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस, ना प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस चले ही नहीं तो वो ही बंद रहे। थर्ड क्या था, वो था गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो बढ़ी है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है। और गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग क्या होती है, चाहे कोरोना पे स्पेंड किया हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया हो, वो इंक्रीज हुआ है। नाउ अब ये कहते हैं पूरा मिला के कि जब इन सभी चीज़ों में गिरावट आ रही है और लोग जेब पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? तो इसमें ये सुझाव ये दे रहे हैं कि इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब सरकार खर्चा करेगी, व्हेन गवर्नमेंट विल स्पेंड। अगर सरकार खर्च करती है तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, तो उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। नाउ कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि नए प्रोजेक्ट्स टेकअप करे, ब्रिजेस बनाए, रेलवे लाइंस बनाए, पोर्ट्स बनाए, तो वो होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि जब लोगों को पैसा दे, एम्प्लॉयमेंट दे, अगर वो नहीं है तो लोगों के डायरेक्टली पैसा दे, उनको बिना काम के पैसा दे, जिससे कि लोगों को पैसा मिले और वो जाके खर्च करे। तो जब आप बाहर जाके खर्च करेंगे, सरकार मान लीजिए आपको 5,000 रुपये देती है और 5,000 3,000 रुपये जाके आप बाहर खर्च करते हैं, तो किसी न किसी चीज़ पे आप खर्च करेंगे। तो जब आप खर्च करेंगे तो उन लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, फिर वो लोग खर्च करेंगे। तो इस तरीके से सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जाएगी और इकोनॉमी में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और क्या तरीके बता रहे हैं? ये तरीके बता रहे हैं इन्होंने, सब्सिडी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और सब्सिडी दे, जो एक तो मैंने आपको बताया कि सब्सिडी किस सेंस में, कि लोगों को पैसा दे या खुद ही गवर्नमेंट काम शुरू करे, ब्रिज, रेलवे लाइन एक्सेट्रा का, तो उससे पैसा आएगा। दूसरा क्या है? प्राइवेटाइजेशन करे। आप देख रहे होंगे कि कई जो चीज़ें हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इंस्टीट्यूशंस का। क्यों हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन करने से पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास में। और आप देख रहे होंगे कि कोल्स हो, चाहे रेलवे में प्राइवेट को ले आ रहे हैं, एयरपोर्ट जो है, अभी मैंने आपको बताया था इस पे कि एयरपोर्ट्स भी प्राइवेटाइज किए गए हैं कुछ सालों के लिए। तो वो सब क्या होगा, जब वो प्राइवेटाइज होंगे तो वो सब प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट को पैसा देगी और गवर्नमेंट जो है फिर लोगों तक पैसा या अपने खर्चे पूरा करेगी। फिर एसेट मोनेटाइजेशन है। एसेट मोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट की कोई कंपनीज है, तो उसमें से कुछ हिस्सा बेच देंगे, तो कुछ हिस्सा बेचेंगे तो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को। उस पैसे से दैट मनी गवर्नमेंट विल स्पेंड। और खर्चा कहाँ होने वाला है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का खर्चा होगा कोरोना जैसी चीज़ों में। कोरोना के लिए हेल्थ केयर में काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट को सब्सिडीज देना पड़ रहा है, पैकेजेस देने पड़ रहे हैं। तो वो सब खर्चों को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अपने जो रिसोर्सेस है, जो चाहे वो कुछ बेचने भी पड़ेंगे। तो ये सब आप देख रहे हैं। बट ये भी कई व्यू पॉइंट है, काफ़ी लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये आप याद रखिए कि ये टेम्प्रोरी है, ये सारी चीज़ें टेम्प्रोरी है। और हो सकता है कि ये जो क्वार्टर है, जो आपका जुलाई से है, जुलाई टू सितंबर, वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो पूरा ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया बहुत सिंपल टर्म्स में, जो घर टू घर, डे टू डे आपके खर्चे हैं, उस हिसाब से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। आई होप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसमें अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। नाउ ये क्या न्यूज़ है? ये एक न्यूज़ है, ये कह रहे हैं कि चाइना ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में वो कैप्चर कर लिया है। इनका ये कहना है, जो मैं अभी आपको बता भी रहा था, कि गलवान वैली में 20 स्क्वायर किलोमीटर लिया है, हॉट स्प्रिंग एरिया में 12 स्क्वायर किलोमीटर लिया है, और फिंगर 4 to 8 के बीच में 8 किलोमीटर का एरिया को कैप्चर कर लिया है। ना इसमें क्या सच्चाई है, कितना सही है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है इसमें। तो जब तक गवर्नमेंट अपना कोई वर्जन नहीं देती है तो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस की चीज़ नहीं है, बिकॉज इट्स अ सीरियस इशू। डिफेंस एंड एरिया कैप्चर कर लेना सीरियस इशू है। तो जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं कहती है तो उस पर रिलाई करना सोचना पड़ेगा उसमें। और ये क्या है? ये है फेसबुक से रिलेटेड। जो दिल्ली है, दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, तो वहाँ पे एक असेंबली कमेटी, उन्होंने बोला था कि फेसबुक को भी इसमें को एक्यूज बनाओ, मतलब उन पे भी मुकदमा चलाओ। फेसबुक पे क्यों चलाओ? क्योंकि उन्होंने जो फेसबुक के माध्यम से ही जो दंगे हैं वो भड़के हैं। तो ये सुझाव दिया है वहाँ की जो असेंबली कमेटी है। लेट्स सी क्या होता है। ये एक ऐड है LIC का। LIC गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके 64 साल हो गए हैं। एक बार आप जरूर देख लेंगे LIC का, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में, और खासकर जो बैंक PO वगैरह एग्जाम में उसमें आते हैं कि LIC क्या है। और LIC का बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है
9 करोड़ पॉलिसीज़ हैं, 12 लाख एजेंट हैं, 31.9 लाख करोड़ एसेट्स हैं। तो आप देख लेंगे कौन से एक्ट्स के तहत बना है LIC, कब बना है, 64 साल हो रहे हैं उसके। और LIC के और भी कई सब्सिडरीज बन गई है, LIC HFL है। तो आप उसको देख लेंगे कि एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप चेक जरूर कर लेंगे। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट न्यूज़? नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, ये रिलेटेड है, दिस इज द एडिटोरियल ना। एडिटोरियल क्या है? एडिटोरियल पहला है, ये रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट, जो कल प्रशांत भूषण है उनको सजा सुनाई गई, 1 रुपए की सजा दी गई है प्रशांत भूषण को, कि आप जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो था उसमें 1 रुपए आपको जो है पे करने पड़ेंगे एज अ फाइन, और नहीं करेंगे तो 3 महीने की सजा होगी। तो ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये क्रिटिसाइज करता है इस चीज़ को कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का हार्श व्यू है और इनटॉलरेंस दिखाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की भी नहीं सुनी। बट आपको ये व्यू जबरदस्ती जरूरी नहीं है कि आप इस व्यू से एग्री करें। और मैं आपको फिर से बता दूं कि बहुत सारे एडिटोरियल लिखे जाते हैं वो किसी व्यक्ति के व्यू होते हैं या किसी संस्था के, वो उससे आप एग्री करें, वो एग्री नहीं करना है। लेकिन हमें किस चीज़ से एग्री करना है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के जो कानून है उसके हिसाब से चलना है। और खासकर जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से चल रहा है। इसमें एडिटोरियल में जो दिया होता है मैं आपको बता जरूर देता हूं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आप अपना, अगर वो सिर्फ ओपिनियन है तो उतना ही आप ओपिनियन ही लीजिए, और फाइनली एग्जाम के लिए अपना खुद का ओपिनियन बनाना है। इसीलिए मैंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल आप देखते साथ साथ में देख सकते हैं, जिससे कि आपका बैलेंस व्यू रहे। अभी जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज कर दिया, बट ये चीज़ सही नहीं है भाई। जो अगर प्रशांत भूषण ने अगर कुछ गलत कहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसा लग रहा है गलत है, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ लोग अगर ये सोचे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप और हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ क्रिटिसाइज करें तो आपको इतना लीनियंट नहीं छोड़ेगा कोर्ट आप पे जरूर सजा करेगा। तो जब आम आदमी को सजा दे सकती है कोर्ट, तो प्रशांत भूषण को क्यों नहीं? एंड ऑफ डे सिटीजन है। तो आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि जस्ट बिकॉज प्रशांत भूषण एमिनेंट लॉयर हैं तो कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी करके निकल जाएंगे, नहीं। उनको भी इनफैक्ट तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप कह सकते हैं कि नहीं इनको तो पूरी जेल भेजना चाहिए था, इन्होंने गलत किया है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस बनाइए, कि ठीक है बैलेंस आपका रहना चाहिए। फिर इसमें ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशांत भूषण को ये कहा गया कि नहीं आप माफ़ी मांग लीजिए, तो उससे ये लगा कि कोर्ट खुद ही इस पूरे मामले में फंस गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो जरूर आप बिल्कुल उससे एग्री मत करिए। आप आंसर अगर लिखना या कहीं पूछा जाए तो आप बैलेंस ही दीजिए, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तो उसके मैकेनिज्म हो। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को एक गाइडलाइन बनाना चाहिए, और उसमें यह होना चाहिए कि किन किन चीज़ों को आप किस तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और किसी पे अगर आप करप्शन चार्जेस लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अगर इतने सीनियर जजेस पे, तो उसका मैकेनिज्म हो, आप गोपनीय तरीके से उसको दीजिए, उसकी कमेटी बने, उसकी जांच करे, और जांच में अगर दोषी पाया जाए तो बिल्कुल कार्रवाई हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का ये भी कहना था कि आप हमारे पे आरोप लगा दे रहे हैं, लेकिन हम मीडिया में नहीं बोल पाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, लेकिन हमारा जो इमेज है वो तो आपने खराब कर दिया। तो इससे अच्छा ये है कि जजेस कमेटी होती है, आप उनको दीजिए, वो जांच करे, जांच करने के बाद दोषी आए तो कार्रवाई करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी प्रावधान भी है जजेस को हटाने का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए बैलेंस आप रखिएगा कहीं भी करे। तो ये ध्यान रहे, हिंदू के कई एडिटोरियल जो होते हैं वो ऐसे ही थोड़ा गवर्नमेंट वगैरह को क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें एज इट इज़ उसको बिलीव करिए। नाउ लेट्स सी, अगला है जीएसटी रिफॉर्म का। नाउ इसमें भी जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया है, पूरे जीएसटी को ही क्रिटिसाइज कर दिया है। ना अगर अगेन मैं इसमें बोलूँगा, आप बहुत ज़्यादा अभी जीएसटी का क्रिटिसिज्म भी देख रहे होंगे कि जीएसटी बेकार है, हटा दो, और जो करंट अपोजिशन है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जीएसटी को है उसको पूरे स्टेट्स जो है कंट्री, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक ये एक बिल था, और उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी इसको अप्रूव किया गया है। और स्टेट जो जीएसटी काउंसिल है वो सभी जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसमें हैं, और उनकी सहमति से ही ये जीएसटी एक्ट जो पूरे देश में लागू हुआ है। और उनकी सहमति के बाद में जो रेट्स हैं, जो 5%, 12%, 18% और 28% जो जीएसटी जो रेट्स हैं वो भी पूरी सहमति से हुआ है। तो अब जाके अगर आप क्रिटिसाइज करें जीएसटी को तो ठीक नहीं है। और दूसरा मैं ये बता दूं कि इसको
इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले जो पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट्स में, कांग्रेस गवर्नमेंट में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी कहना गलत है कि ये सिर्फ एक पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है, तो वो चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें हैं। आपने दो चीज़ें ध्यान रखना, जो स्टूडेंट है या आम आदमी है जो इसको सुन रहा है, तो ये ध्यान रहे कि कोई व्यक्ति अगर पॉलिटिकल रीजन से, सिर्फ राजनीतिक रीजन से क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको वो चीज़ नहीं सुननी है। आप ये देखिए कि किन किन लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। जीएसटी जब लागू हुआ था, क्या सभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था? कई पार्टीज ने सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब कि ये चीज़ तो सही थी। हम डिफर किस चीज पे कर सकते हैं? हम डिफरेंस हमारा इस पे हो सकता है कि किस तरीके से, क्या बेहतर तरीके से और इसको लागू करें, इसके लिए आर्गुमेंट हरदम कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी को हटा दो और जीएसटी बिल्कुल ही सही नहीं है, ये अब आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सभी पार्टीज ने मिलके, मैक्सिमम पार्टीज ने मिलके आम सहमति से इसको पूरे काफ़ी विचार विमर्श के बाद लागू किया था। 2000 पे ये आइडिया आया था, 2004 में कमेटी इसकी बनी थी और 2017 में लागू हुआ। 13-14 साल तक इसका डिस्कशन चला है अलग, और कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार लोकसभा में ये बिल लाया गया था। तो आप समझ लीजिए कि बहुत सालों बाद, 15 साल बाद ये लागू हुआ है ना। इस आर्टिकल में क्या, आप ये समझ लीजिए, आर्टिकल में वही चीज़ें कही गई जो मैं आपको बताते रहता हूँ कि ये जीएसटी एक्ट 2017 में लागू हुआ। इसमें यह था कि जो कंपनसेशन, मतलब इसमें स्टेट के जो अधिकार थे, काफ़ी अधिकार सेंटर को दे दिए गए कि सेंटर जो है अपनी तरफ से टैक्स कलेक्ट करेगा। फिर इसमें प्रावधान दिया गया कि जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका रेवेन्यू अगर कम होगा तो ये मान के कि हर 14% हर साल 14% टैक्स रेवेन्यू स्टेट्स का बढ़ना चाहिए। उसको मान के जितनी अगर कमी होती है तो उतनी कमी पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपये टैक्स के रूप में आने थे, तो अगले साल में 2017 के बाद 2018 में 114 रुपये टैक्स रिवेन्यू किसी भी स्टेट का आना था, जो पर्टिकुलर स्टेट है। तो अगर 114 रुपये नहीं आए, मान लीजिए 110 रुपये आए, तो वो 4 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी उनको। तो इस हिसाब से ये 2022 5 साल तक के लिए बनाया गया था ना। अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं कि अब जो इसमें कमी आई है कोरोना की वजह से, तो ये कहते हैं कि वो भी अब सेंटर को पे करना चाहिए। और सेंटर ने ये 14% के लिए क्या किया था, वो कंपनसेशन एक्ट लाया था, जिसमें कि सेस कलेक्ट कर सकते हैं। सेस क्या होता है? जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं या सिन प्रोडक्ट्स जिन्हें बोलते हैं, उन पे सेस लगता है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है आपका ये आपके टोबैको हो गया, महंगी गाड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं जिन पे कि एक्स्ट्रा सेस लगा के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसे को पे करती है स्टेट गवर्नमेंट को। कौन से मैकेनिज्म से? इस मैकेनिज्म से कि हर साल 14% ग्रोथ होगा रिवेन्यू का, और उसमें कमी होगी तो वो सेंटर देगा अगले 5 साल के लिए। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे मैंने क्वेश्चन ही पूछा था इस पे, और इसी हिसाब से वो बात करते हैं। फिर वो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये लागू हुआ है, और ये कह रहे हैं कि जब ये आया था तो ये बात कही गई थी कि 12% टैक्स, स्टैंडर्ड जो टैक्स रेट है 12% के हिसाब से वो चलना चाहिए। तो स्टैंडर्ड टैक्स रेट होना चाहिए। अलग अलग जो टैक्स रेट है 5, 12, 18 और 28, उसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। यही बेसिकली इनका आइडिया है। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर जीएसटी को सफल बनाना है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और जो उसकी फ्यूचर है उसी तरह से डिसाइड होगा। सो लेट्स सी, ये जीएसटी का था, मैंने आपको मोर और लेस बता दिया। डेली मैं 12 बता रहा हूँ कि जीएसटी आप डेली सुनेंगे तो डोंट गेट कंफ्यूज मत होइए। बेसिक चीज़ बस याद रखिए, जो मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, बताते भी रहता हूँ। क्रिटिसिज्म लोग करते रहेंगे, बट अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको स्टैंड करिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, संविधान चेंज किया गया है इसके लिए, तो इसमें तो कोई सवाल नहीं है कि जीएसटी तो रहना ही है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि सिर्फ इस साल कोरोना है इसलिए ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज अगले साल से आप ये प्रॉब्लम, अगर कोरोना नहीं रहता है तो अगले साल से आप ये प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। बट ये लर्निंग है, ये गवर्नमेंट के लिए लर्निंग है कि इस बिल में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि चूंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब भगवान के द्वारा किया गया ये मुसीबत आई है जो कोरोना की है, तो इसमें अलग प्रोविज़न होंगे, गवर्नमेंट नहीं पे कर पाएगी। तो ये भी एक लेसन लर्न है। कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए तो उसमें ऐसी चीज़ों को भी देखा जाए कि कभी भी कोई युद्ध हो जाए, कोई महामारी आ जाए, तो उसमें कैसे जो है उसका जो पार्टनरशिप है या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से रिवाइज हो। ये अगला आर्टिकल है एनवायरनमेंट के ऊपर। ये है जयंती नटराजन, ये कांग्रेस जो पिछली गवर्नमेंट है उसमें यूनियन मिनिस्टर रही थी
एनवायरनमेंट की मिनिस्टर रही थी। तो उन्होंने ये अपना कहा कि इंडिया जो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसमें 177 रैंकिंग है आउट ऑफ 180, और इंडिया को इस पे फोकस करना चाहिए एनवायरनमेंट पे। फिर वो कहते हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर रही हैं और कैपिटलिज्म पे ध्यान दे रहे हैं सिर्फ, और एनवायरनमेंट पे नहीं दे रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, इसमें भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। बट अगेन फिर मैं वही कहूँगा कि बिना अगर बिजनेस नहीं रहेंगे, नौकरियाँ नहीं रहेंगी, तो शायद हम लोग बैठ के ये सुन भी ना रहा हो, पढ़ भी ना पाए, क्योंकि नौकरी है, और नौकरी है तो लोगों के पास पैसा आएगा, बिजनेसेस हैं तो मार्केट में पैसा आएगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। सो ये कि ये बैलेंस है। हाँ, ये जरूर है कि जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उनको फॉलो करना है, अलग अलग मैकेनिज्म बने हुए हैं, चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, वो है। तो ये भी देखिए, ये अगेन एक एग्जांपल है। आप जब भी जब आप आंसर ले या कहीं पे अपने विचारों को रखिए तो बैलेंस विचार रखिए। ये कह देना कि बिल्कुल आपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, तो फिर सेकंड आंसर ये देना पड़ेगा कि जो देश की 150 करोड़ पॉपुलेशन होने जा रही है कुछ सालों में, तो उनको खिलाओगे कहाँ से भाई? इतना बड़ा देश है, और देश की सरकार, चाहे जो कोई भी गवर्नमेंट आए, सबके लिए बहुत बड़ी समस्या है देश में। इंडिया में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इनको आप दोगे, रोजगार कहाँ से दोगे? इनको खाना कैसे प्रोवाइड करोगे? तो ये ऐसे सिंपल क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। तो ये बैलेंस है, बैलेंस आप रखिए। आप जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये चाहे कोई भी पेपर हो, पर्टिकुलर इस पेपर में बिल्कुल ही क्रिटिसाइज कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप क्या आंसर बताएंगे? आप आंसर लिखेंगे कि एनवायरनमेंट के साथ साथ बिजनेस भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिजनेस क्यों है वो मैंने आपको बताया, कि रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट। और एनवायरनमेंट क्यों है? एनवायरनमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अगर पॉल्यूशन होगा तो लोगों की डेथ्स होंगी, अगर अच्छा पानी ना मिले, अच्छी हवा ना मिले, तो भी हेल्थ इश्यूज होंगे। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये जनरेशन है, कि अगले आने वाली जनरेशन्स को, उनको भी जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट है उसका अधिकार है। तो उसके लिए भी अलग अलग कदम है। बिजनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, ये सब चीज़ें हैं। और एनवायरनमेंट के लिए भी डिफरेंट एनवायरनमेंट एक्ट है, डिफरेंट एनजीटी है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है हमने बस वो सोचना है। सो लेट्स सी, ये मैंने आपको कवर करा दिया एडिटोरियल मैंने इस डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेंस में आप कैसे आंसर्स लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंस व्यू है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप डालते हैं, तो आप इजीली यू विल गेट सिलेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये इससे रिलेटेड, अगेन ये जीएसटी है। जीएसटी में केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो सेंटर है, सेंटर को बोरो करना चाहिए। मैंने कल बताया था कि ये पैसा जो कम पड़ा है, तो सेंटर ने ये बोला है स्टेट को कि आप उधार ले लीजिए, आप बोरो कर लीजिए। तो जो अपोजिशन पार्टीज है जिन स्टेट्स में, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है और वो ये कह रहे हैं कि सेंटर को ये पैसा उधार लेना चाहिए और वो पैसा पे करना चाहिए। और ये भी है कि जो कमी आई है, तो सेंटर ने बोला है कि 97,000 करोड़ वो पे करेंगे, 97,000 करोड़ 65,000 करोड़ पे करेंगे, और 97,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन की वजह से आ रहा है, तो वो बोरो कर ले जो पूरा स्टेट है, या फिर 2.35 लाख करोड़ बोरो कर ले। सो लेट्स सी क्या होता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये 1 हफ्ते का समय दिया हुआ है, क्या होगा उसको हम देखेंगे। ये क्या है? ये एक है हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़। ये है चोला एरिया से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन मिले हैं। कहाँ पे ये मिला है? कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एपी, चोल चेरा पांड्या, आपको मालूम होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। तो वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन मिला है। इस पे और इसको चेक कर रहे हैं क्या है। वो एक साम्राज्य था, चोल चेरा पांड्या। तो 8th सेंचुरी का ये इंस्क्रिप्शन है। तो मैंने आपको बता दिया, जगह का नाम याद रखिएगा। अभी 2019 में अभी एक क्वेश्चन आया था प्री में, यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, इंस्क्रिप्शन का नाम दिया गया था और पूछा था कि कहाँ पे ये है ये। तो आप ये रखिएगा, ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एपी है, रेयर रेनाती चोला एरा इंस्क्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स सी क्या है। प्रणब मुखर्जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनका देहांत हो गया है। सो उनसे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप उनको एक बार किसी भी न्यूज़पेपर से एक बार आप कवर कर सकते हैं। भारत रत्न भी उन्हें मिला हुआ है, 1935 में उनका जन्म हुआ था, और काफ़ी प्रोमिनेंट रहे, काफ़ी प्रोमिनेंट मिनिस्टर भी रहे, और लंबा उनका पब्लिक कैरियर रहा। तो आप समय निकाल के डिटेल में आप ज़रूर एक रीडिंग कर लीजिएगा।
प्रणब मुखर्जी जी के बारे में, क्या क्या वो रहा, और काफ़ी कुछ आपको जनरल में भी सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नागालैंड से रिलेटेड, ये भी मैं कई बार कवर कर चुका हूँ। जो नागा इशू है, नागा पॉलिटिकल इशू, वहाँ पे जो NSCN-IM है वो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहा है स्टेट बनाने के लिए। उसमें बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में नागा एरियाज़ है म्यांमार में, उन सबको मिला के बात कर रहा है। उसके लिए पीस प्रोसेस शुरू किया गया था 2015 में, और वहाँ के जो गवर्नर है नागालैंड और जो पार्टीज़ हैं नागास की, उनके बीच में बातचीत चल रहा है। अभी कोई प्रॉब्लम आई है फर्दर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट इज पी चिदम्बरम, भाई मैंने नाम भी लिया था कि जो GST लागू करने का पहला प्रपोजल इन्होंने मूव किया था। सो इन्होंने GDP को क्रिटिसाइज किया है कि 24% जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है और इट्स वर्स एंड वो। तो इसमें भी आपका बैलेंस व्यू रहे। बैलेंस व्यू आप इससे रखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसने ग्रोथ अच्छा किया है, और बाकी में इट्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो और बेसिकली बैलेंस आप रखिएगा अपने व्यू पॉइंट को। नाउ अगस्त रेन, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये है कि जो अगस्त में रेनफॉल हुआ है वो 26% मोर देन प्रीवियस नॉर्मल फॉर द मंथ। और फिर ये कहा, इसमें देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है, लो प्रेशर सिस्टम दैट फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो लो प्रेशर एरिया हुआ था उसकी वजह से हुआ है। और उस सेकंड रीजन दिया गया कि कूल कंडीशन सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक एरिया में। तो ज्योग्राफी का अगर ये रीजन क्वेश्चन आता है तो आप दोनों ही ये समझ लीजिए, मॉनसून जो रेन हुआ है लो प्रेशर एरिया के चलते, एंड कूल कंडीशन इन सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। नेक्स्ट इज जो बैन है इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे वो एक्सटेंड कर दिया गया है, सितंबर 30 तक ये बैन रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें ये नया iPad Pro है, नया iPad Pro 2020 उससे रिलेटेड है। ये क्या है? 8 कोर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इन A12Z बायोनिक। ये इसमें यूज हो रहा है, चिप्स, सीरीज ऑफ चिप्स यूज हो रहे हैं A12Z बायोनिक। तो कई बार पूछ लेते हैं इसमें ये AZ बायोनिक चिप कहाँ पे यूज हुआ है या किससे रिलेटेड है। तो इट्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड बीइंग यूज्ड इन iPad Pro। उसके अलावा क्या क्या सेंसर्स हैं, फेस ID, लीडार, स्कैनर, ये इसमें यूज हुए हैं। एंड iPad है, ये iPad से रिलेटेड है। 2020 iPad Pro नया यूज हुआ है। और अलग अलग टेक्नोलॉजी है, मैंने हाईलाइट कर दिया, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, LED। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, तो आपको ध्यान रहेगा कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? एक ये है, फेसबुक होराइजन इज ओपन टू बीटा टेस्टर हु वांट टू क्रैक इट सोशल VR वर्चुअल रियलिटी। तो फेसबुक होराइजन ये हुआ, लॉन्च हुआ है, सोशल वर्चुअल रियलिटी है ये। तो अगर ये आता है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो आप प्रिपरेशन करते हैं, मैंने अभी बताया भी था जो मेरा वीडियो है रिसोर्सेस में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये हिंदू हो गया, बाकी न्यूज़पेपर में बीच बीच में कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो उनकी टर्मिनोलॉजी ही आ जाती है। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसी ना हो, जैसे यहाँ बायोनिक इस्तेमाल हुआ है तो ये आपसे छूटे ना, इसको आप देख लीजिए एक बार, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ये फेसबुक होराइजन की बात कर रहा है, तो एटलीस्ट यू विल बी अवेयर कि किससे रिलेटेड ये टॉपिक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है US इजराइल डेलीगेशन से। US इजराइल जो डेलीगेशन है वो आबू धाबी में लैंड, मैंने कल बताया था कि UAE और इजराइल के बीच में जो डील हुई थी, जो दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से शुरू हो गए हैं, उसी के तहत इजराइल से पहला जो विमान है, एयरलाइन है, एयर फ्लाइट है, वो UAE गई है और दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू हो गए हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो प्लेन है ये सऊदी अरेबिया के ऊपर से उड़ा और सऊदी अरेबिया ने इसमें अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। सो ये भी एक न्यूज़ है। व्हाट नेक्स्ट? इसमें यह है कि जो लेबनीज लीडर है, एक नए लीडर वहां पे चुने गए हैं, मुस्तफ़ा अदीब, वो चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया था तो इनको चुना गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अदीब। कहाँ के? लेबनान के। देखते हैं वो कब चार्ज लेते हैं, नाम आपको याद रहना चाहिए, मुस्तफ़ा अदीब। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे बाल्टिक जो स्टेट्स हैं उन्होंने सैंक्शन लगा दिया है लुकाशेंको पे। सैंक्शन लगा दिया है। लुकाशेंको कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट है। अभी जो हाल में चुनाव हुआ था वहाँ पे जीते थे, लेकिन उनके खिलाफ विरोध चल रहा है। तो 3 जो बाल्टिक स्टेट हैं उन्होंने इस पे लगा दिया है सैंक्शन। और दूसरी न्यूज़ है रवांडा से रिलेटेड। रवांडा में जो होटलियर है फेमस, उनको टेरर चार्जेस पे
अरेस्ट कर लिया गया। तो ये न्यूज़ है, दोनों न्यूज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। इन दोनों को मैंने बताया था कि ज्योग्राफी या इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पढ़े आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिए, ज्योग्राफी के हिसाब से समझ लीजिए। सो मैंने इसको रखा है ज्योग्राफी में। आप देखिए, ये है बाल्कन स्टेट्स जिन्हें बोलते हैं। तो ये बाल्कन स्टेट्स हैं, इसमें ये सब स्टेट्स आते हैं बाल्कन्स के अंदर। रोमानिया, मोल्डोवा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं ये। और ये एक टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी रह चुके हैं, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो है वो उसके अंदर भी। ना ये बाल्कन क्या है? बाल्कन एक पहाड़ों की श्रृंखला है जो गुजरती है कहाँ से? ये गुजरती है बल्गारिया से। तो उस एरिया को बाल्कन्स बोला गया। तो ये मैंने आपको कंट्रीज दिखा दी। नाउ वी विल सी दूसरी एक मैंने आपका टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया, रवांडा। तो रवांडा भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये एरिया है पूरा रवांडा का, यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया। तो अफ्रीका की एक कंट्री है रवांडा। काफ़ी वहाँ पे युद्ध भी होते रहे, युगांडा, रवांडा, ये काफ़ी डिस्टर्ब एरियाज रहे, और युद्ध वगैरह भी, सिविल वॉर वगैरह भी कई ट्राइब्स के बीच में वहाँ चलता रहा। तो ईस्टर्न अफ्रीका है, अफ्रीका में ईस्टर्न या सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है रवांडा, और वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो यही तरीका है, कभी आप न्यूज़ पढ़े तो उसको एक बार जरूर ज्योग्राफिकल मैप में चले जाइए और तुरंत उसको देख लीजिए। बाल्कन पढ़ा हमने, बाल्कन्स मैंने बता दिया। इसी का एक टर्म है बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन आप लिखेंगे कमेंट में, व्हाट इज बाल्कनाइजेशन। और बाल्कनाइजेशन जब आप आंसर देंगे तो और भी कुछ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बाल्कनाइजेशन होता क्या है, और ये टर्म्स या ये शब्द का इस्तेमाल कब किया गया था। अगला अगेन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आरबीआई ने कहा है कि और पैसा मार्केट में डालने की आवश्यकता है, और उस पर वो काम करेंगे। इकोनॉमिक्स आज का बहुत हैवी हो गया, आई नो, काफ़ी चीज़ें इकोनॉमिक्स की रही, लेकिन ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर अगेन यहाँ पे है जो सेंसेक्स है, वो गिरावट आई है उसमें, चाइना से जो टेंशन है और जीडीपी के जो आंकड़े आए उसके बाद ये टेंशन हुई है। ना कौन कौन? एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स वो नीचे हो गया है, और एसएनपी बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स भी नीचे हो गया। ना आपका टास्क ये है, इकोनॉमिक्स के ये क्वेश्चन से सब आएंगे, आप ये बताइए कमेंट में, एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है, और बीएससी सेंसेक्स ये क्या होता है, और किसे हम बोलते हैं। तो आप इसको लिखना कमेंट में। नहीं आता है तो फिर आप वो भी लिखो, मैं उसको भी आपको बताऊंगा कि ये निफ्टी क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी और सेंसेक्स क्या चीज़ होती है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, यूपीएससी, बैंक पीओएसएम में तो कभी भी पूछा सकता है। ना ये क्या? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो इंडिया का है, वो बजट जो हमारा टारगेट था जितना % का, उसको ओवरशूट कर गया है। कितना है? जुलाई तक ही हम 8.21 ट्रिलियन हमारा आ गया, जो बजट डेफिसिट आ गया। तो बजट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि कितना पैसा आपने कमाया और कितना आपका गया। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी आप जोड़ सकते हैं, कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना आपने इंपोर्ट किया। तो इन सबों को कई कॉन्सेप्ट है, अगर आता है आपको ठीक है, नहीं तो आप लिखिए कमेंट में, तो मैं इकोनॉमिक्स के सब कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूंगा। बजट, फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट एंड ऑल, बेसिकली। बट मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कितना आपके पास है और कितना आपके पास से गया ना। तो होना क्या है कि जो गवर्नमेंट है अपना फिजिकल डेफिसिट कोशिश करती है कि एक सर्टन लिमिट के अंदर रहे। तो 3.5% का लिमिट बताया गया था, लेकिन वो लिमिट बढ़ के 7.5% इस साल का होने जा रहा है। मतलब हमारा घाटा काफ़ी रहने वाला है इस बार। तो लेट्स सी क्या रहता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट। एक ये है कि आपको मैंने कल बताया था कि ये बताया गया है कि खिलौनों पे, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला था कि जो हमारे टॉयज़ हैं उन पे काम करने की आवश्यकता है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो टॉयज़ पे काम करने की आवश्यकता है। तो इसी में एक न्यूज़ है, ये एक फन स्कूल, ये कंपनी है, ये काम करते हैं इस पे। और फन स्कूल आपको याद रहे, और ये प्रोडक्ट्स, ये इंडिजिनस कंपनीज़ है, अपने देश की कंपनीज़ हैं, और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका एक्सपोर्ट्स बढ़े, और ये सब 60 to 70 प्रोडक्ट्स ये लोग बना रहे हैं। तो अच्छा, ये ऐसी कंपनीज और बने और ये लोग कंट्रीब्यूट करें आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो इट्स गुड फॉर द कंट्री। यहाँ पे है ये कोनेरू हम्पी, ये वर्ल्ड नंबर 2 है कोनेरू हम्पी चेस में। और मैंने आपको बताया था कि कल चेस ओलंपियाड में इंडिया और रशिया दोनों को जॉइंट विनर डिक्लेयर किया गया है FIDE के तहत। तो आप बताएंगे कि वर्ल्ड नंबर 2 कोनेरू हम्पी है, तो वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? आप इस चीज़ को कमेंट्स में बताएंगे। सो आज का ये सेशन था, पूरा सेशन आज का था। आई नो इट्स हैवी, थोड़ा इकोनॉमिक्स था इसमें, बट आई एम श्योर इकोनॉमिक्स को मैंने आपको अच्छे समझा दिया होगा। दूसरा था पैंगोंग में जो कल विवाद हुआ है उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे भी इंडिया ने बहुत सख्त पोजीशन लिया है, और आने वाले दिनों में और एक्शन हम लोग ईस्टर्न लद्दाख में देखेंगे।
और इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। एंड देन एडिटोरियल में ही मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बैलेंस व्यू आपका रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बिना काम के वो ठीक नहीं है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लिखेंगे पेपर में या कहीं कहेंगे इंटरव्यू में, अगर आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपका पर्सपेक्टिव हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में कि नहीं अब तो जीडीपी नीचे हो गया, ऐसा हो गया, नहीं। तो आपको जब भी आप चीज न्यूज सुने और न्यूज़पेपर पढ़े तो ये जरूर ध्यान रखें कि कौन सी चीजें पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन पार्टीज है, उनको तो क्रिटिसाइज करना ही है, वो गवर्नमेंट को चेक करना ही है। छोटी सी छोटी चीजों में गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सिस्टम ऐसा ही है कि आपकी कमियों को जब निकाला जाएगा तभी आप अच्छा करेंगे। सो आपको सिर्फ उस पर नहीं जाना है, आपको जाना है कि पूरा 360 डिग्री व्यू लेना है कि क्या यहाँ से इकोनॉमी और अच्छा कर सकती है और क्या इसमें चांसेस हैं, गवर्नमेंट का क्या वर्जन है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, कैसे हम लोग इंप्रूव करेंगे। तो इन सभी बातों को मिला के देन यू हैव टू मेक अ व्यू पॉइंट। क्रिटिसाइज करिए लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मतलब आप ये कहिए कि नहीं इकोनॉमी में तो बहुत गिरावट आई है, बहुत कमी आई है, लेकिन अगर ये कदम उठाए जाए तो इकोनॉमी में सुधार लाया जा सकता है। तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म जो कि सॉल्यूशन के साथ हो, मतलब आप प्रॉब्लम भी बताइए एंड देन सॉल्यूशन भी उसमें मेंशन करिए कि प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दैट इज द बेस्ट वे, किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट तरीका है। और आप इंडिविजुअल हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल हर आदमी को एंटाइटल है डेमोक्रेसी में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बैलेंस रखिए। मतलब आप प्रॉब्लम दीजिए लेकिन सॉल्यूशन के साथ, तो आपको एक अच्छा एस्पायरेंट माना जाएगा और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहिए, या बैंक में अगर आप जा रहे हैं तो बैंकिंग ऑफिसर समझा जाएगा। सो फिलहाल दोस्तों आज का जो पूरा जो करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस था वो मैंने आपको दे दिया। मेंस का क्वेश्चंस वो मैं अब कल पूछूंगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं आपको पढ़ने के लिए। आप कल मैं रखूंगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अपना भी रिसर्च कर लीजिए। आप आज जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई पढ़ाई वो अच्छे से समझ लीजिए, और उसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिए, और फिर इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन जो है मेंस का मैं कल पूछूंगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ओके दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।